तो बेटा ये बात तो हो गई कि बृहत्त्रयी और हारित के अंदर योनियार्स का उल्लेख है, लघुत्रयी और योग रत्नाकर में योनिगंध का उल्लेख है। आगे है योनि व्यापक के निदान, मतलब योनि व्यापक क्यों होते हैं, क्योंकि इस पे मेनली नंबर पूछता है कितने कारण से होते हैं, तो कारण नंबर जरूर याद रखना कि चरक ने 4 कारण बताए और वाग्भट ने 7 कारण बताए। नंबर पूछता है चरक के 4 और वाग्भट के 7, क्या क्या है वो देख लो एक बार। कि मिथ्याचार, प्रदुष्ट आर्तव, बीज दोष, दैवकृत, है ना, कि मिथ्या आपका आचार है, मतलब व्यवहार जो है उसमें कुछ समस्याएं हैं, आर्तव दोष है, या फिर बीच में ही कोई दृष्टि थी, मतलब पहले से ही कोई दिक्कत है जन्म से ही, और देवकृत केश्वर की इच्छा इसलिए है। तो 4 चरक ने बताए, वाग्भट ने 7 बताए हैं। इस पे लोगों में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक नंबर याद रखना है 7। ठीक है, लिखे हैं यहाँ पे। दुष्ट भोजन, विषम अवस्था में रख के अंगों को शयन करना, अत्यधिक मैथुन, दुष्ट आर्तव, अपद्रव्यों का प्रयोग, बीज दोष और देव की वजह से। तो ये वाग्भट के हैं। चरक 4, वाग्भट 7। काश्यप ने शुद्ध स्नाता को नशा देने से योनि शोष होता है, ऐसा लिखा। कि जिसको भी अर्थश्राव काल था, जिसका जस्ट अभी बीता है, तो उसको नशा देने से क्या होगा, योनि शोष हो जाएगा। याद रखना, शुद्ध स्नाता को नशा देने से क्या है, तो योनि शोष। अब नेक्स्ट है बेटा, चरक सुश्रुत वाग्भट में किस दोष की वजह से कितने योनि व्यापक होते हैं। टोटल तो नंबर 20 ही रहने वाला है, 20। अब किससे कितने होते हैं वो लिखे हैं आप। तो जैसे एक तरफ ये दोष लिखे हुए हैं और सामने देख पा रहे हो ये आचार्यों के नाम लिखे हुए हैं। चरक सुश्रुत वाग्भट। तो चरक की बात करें तो वात से कह रहे हैं 11, पित्त से 3, कफ से 1, सन्निपात से 1, वात और पित्त की वजह से 2, वात कफ की वजह से 2, कृमि की वजह से कोई नहीं। लेकिन हाँ, एक योनि व्यापक के अंदर कृमि मिलते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन कृमि से होता कोई नहीं है। वाग्भट देखोगे सारे नंबर सेम ही है चरक के जैसे, बस एक जगह डिफरेंस आया यहाँ। देख रहे हो, 2 लिख दिए 3 की जगह, और ये जो एक कम यहाँ से किया, ये उठा के लास्ट में ले गए कृमिज के अंदर। ठीक है, एक कृमिज योनि व्यापक बताया इन्होंने। सुश्रुत की बात करें, उन्होंने सिर्फ एक दोष की वजह से, या तो या सन्निपात की वजह से योनि व्यापक बताया, दुई दोष नहीं बताया उन्होंने। तो सभी 5 5 5 5 वीपी केस। ठीक है, तो ये सन्निपात वाले जो होते हैं असाध्य होते हैं, ये भी लिखा हुआ है कि सभी ने असाध्य कहा। सुश्रुत हो, भाव प्रकाश हो, योग रत्नाकर हो, सभी ने कहा सन्निपात वाले असाध्य होता है। तो ये नंबर बेटा आपको याद रखने हैं, 11, 3, 1 1 और 2 2। नहीं याद रखोगे तो आगे चल के पढ़ोगे अभी ट्रिक्स वगैरह, तो वहां समझ में आ जाएंगे। मगर एटलीस्ट बात वाले तो याद रखना कि बात वाले 11 हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ये कौन कौन से होते हैं। जैसे 11 हमने जो देखे, या 2 जो देखे, जो 1 देखे, कि कौन कौन से हैं। तो पहले बात वाले, अब ध्यान से देखोगे, कि यहाँ डिफरेंस पूछेगा कोई तो आपको बताना पड़ेगा दोनों में क्या अंतर है। तो चरक के बाद वाले 3 तो है बेटा चरणा, आचरणा, अतिचरणा और प्राकचरणा। आचरणा, अतिचरणा और प्राकचरणा। 2 है मुखी, मतलब मुख, अंतर्मुखी और सूचीमुखी। ठीक है, फिर षंड योनि और महायोनि, और फिर उदावर्तनी, वातकी, पुत्रग्नि और शुष्का। तो स्पेशली 3 आचरणा, 2 मुख, 2 योनि, इतना तो याद रखना। 3, मतलब 3 चरणा, 2 मुख और 2 योनि। तो आचरणा, अतिचरणा, प्राकचरणा, 2 मुख में अंतर्मुखी, सूचीमुखी, 2 योनि मतलब षंड योनि और महायोनि। इसके अलावा उदावर्तनी, वातकी, पुत्रग्नि और शुष्का। अब वाग्भट में डिफरेंस क्या है वो देखो। देखो वाग्भट के अंदर आचरणा नहीं लिखी है, अगर सामने आप देखोगे तो वहां वामिनी शब्द लिखा हुआ है, आचरणा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, फिर नीचे आ जाओगे बिल्कुल तो वहां देखोगे कि चरक में जहां पुत्रग्नि है, वाग्भट में जातग्नि है। पुत्र के बदले वहां जातग्नि है वाग्भट के अंदर। बाकी सेम ही है नंबर 11 ही। तो ये जो अचरणा है ना, इसी अचरणा के अंदर चरक ने ऐसा बताया है, आगे आप पढ़ोगे जब चल के, कि इसमें कृमि हो जाते हैं। आचरणा योनि व्यापक के अंदर कृमि हो जाता है। तो योनि व्यापक में कृमि हो जा रहे हैं, ऐसा चरक ने बताया। पहली बार अगर पूछे कि किसी योनि व्यापक में कृमि का होना किसने बताया, तो चरक ने बताया है। लेकिन अगर ये पूछे कि स्पेशली कृमि योनि व्यापक बताया है, तो एक का नाम ही रख दिया कृमि योनि व्यापक, वो वाग्भट का है। ठीक है ना।
मेरी बात समझ में आ गई? कृमिज नाम से योनि व्यापक वाग भटका है, लेकिन किसी योनि व्यापक में कृमि भी होते हैं, ऐसा चरक ने भी बताया है अचरणा के अंदर। तो वाग्भट ने यहाँ नहीं रखा उसको, उन्होंने अलग रखा है बिल्कुल लास्ट में जाके, कृमिज योनि व्यापक। तो अचरणा की जगह वामिनी यहाँ लिखा हुआ है, और पुत्रग्नि की जगह जातकनी लिखा हुआ है। सुश्रुत वाले जो नाम है पांच, वो हम रट लेंगे बिल्कुल। तो ट्रिक लिख सकते हो याद करने के लिए, कि उदर से बंधी परी विपुल से बात करती है। कि परी को किसने बांध रखा है, और विपुल से बात करेगी, भाई छोड़ दो मुझे, क्यों पकड़ रखा है तुमने। तो उदर से बंधी परी, उदर यानी उदावरता, बंधी यानी बंध्या, परी से परिप्लुता, उदर से बंधी परी विपुल से बात करती है, तो विप्लुता और वातला, विपुल से बात करती है। ठीक है, तो ये रट लेना है। नेक्स्ट आ जाओ पैत्तिक योनि व्यापक। तो तीन है पैत्तिक, पैत्तिकी, रक्त योनि और अर्जस का। चरक के तीन नाम, पैत्तिकी, रक्त योनि और अर्जस का। वाग्भट में देखोगे सिर्फ पैत्तिकी और रक्त योनि दो लिखे हुए हैं, अर्जस का नहीं लिखा हुआ। वाग्भट में दो ही नाम है, पैत्तिकी और रक्त योनि, अर्जस का नहीं है वहां। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। सुश्रुत की अगर बात करें, अगेन नाम पढ़ लो पहले तो, पित्तला, पुत्रग्नि, रुधिरशरा, वामिनी और प्रशंसनी। ये पांच नाम हैं। याद करने के लिए हम याद रखते हैं कि पिता पुत्र के रक्त वमन की प्रशंसा करता है। मतलब पिता जो अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहा है कि बेटा अच्छा कोई बात नहीं, तुम वमन कर रहे थे, रक्त निकल आया, थोड़ा सा घबराने की बात नहीं है, तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो पिता पुत्र के रक्त वमन की भी प्रशंसा कर रहा है कि भाई बढ़िया, कोई बात नहीं। तो पिता यानी पित्तला, पुत्र के पुत्र अग्नि, रक्त वमन यानी रुधिरचरा और वामिनी, प्रशंसा करता है तो प्रशंसनिक। ये पित्त वाले पांच है सुश्रुत के। नेक्स्ट आ जाओ कफज के ऊपर। तो चरक ने और वाग्भट ने, चरक के इनके कोई डिवीजन नहीं किया, मतलब वो एक एक भेद है श्लेष्मी की। सुश्रुत के पांच अगेन याद करने हैं। तो नाम लिखे हुए हैं, पहला नाम लिखा है कर्णिनी, जो फर्स्ट नाम देख पा रहे हो, कर्णिनी। फिर आचरणा, अतिचरणा, श्लेष्मला और अत्यानंदा। तो इसमें एक बात देख रहे हो पहले तो, कि यहाँ प्राक चरणा का उल्लेख नहीं है। चरक और वाग्भट में आपने तीन चरणा देखे थे ना, वात के अंदर, आचरणा, अतिचरणा और प्राक चरणा। ठीक है, तो यहाँ प्राक चरणा नहीं है, इस पे सवाल आता है कि सुश्रुत ने इनमें से किस योनि व्यापक का उल्लेख नहीं किया, तो उसमें ऑप्शन रखेगा आपके सामने प्राक चरणा। तो ध्यान रखना कि प्राक चरणा नहीं है सुश्रुत के अंदर। ठीक है, दूसरा याद करने के लिए, कि कर्ण की वाइफ है मान लो श्लेषमला, है ना, तो वो अपने पति के चरणों में ही आनंदित रहती है, मतलब खुश रहती है कि हाँ चलो पति की सेवा कर रहे हो, ठीक है। तो कर्ण के दोनों चरणों में श्लेषमा अत्यानंदित रहती है या होती है, नीचे लिखा है ट्रिक में। तो कर्ण के दोनों चरणों में, कर्ण यानी कर्णिनी, दोनों चरण मतलब अतिचरणा और आचरणा, प्राचरणा नहीं है। श्लेष्मा अत्यानंदित रहती है, तो श्लेष्मला और अत्यानंदा। तो ये सुश्रुत के कफ वाले पांच योनि व्यापक हैं। नेक्स्ट देखो सन्निपातिक। अगेन चरक वाग्भट कोई डिवीजन नहीं बताया, तो वही लिखा है बस सन्निपातिक सन्निपातिक। सुश्रुत में देखो, सर्वजा, सूचिवक्त्रा, शंडी, महती और फलिनी। याद करने के लिए हम ट्रिक लिखते हैं कि सब सड़े महकते फलों की सूची बनाओ। कि वो फल जो खराब हो गए, फिर उनकी सूची बना लो, उनको निकालें, है ना। ये तो करते हैं शॉप वाले कि जो सामान खराब हुआ उसको बाहर करो, कि बाकी फलों को भी खराब कर देगा। तो सब सड़े महकते फलों की सूची बनाओ। तो सब यानी सर्वजा, सड़े मतलब शंडी, महकते मतलब महती, फलों की यानी फलिनी सूची बनाओ, सूची वक्तरा। ठीक। तो सब सड़े महकते फलों की सूची बनाओ, सर्वजा, शंडी, महती, फलिनी और सूची वक्तरा। नेक्स्ट है वात पित्तज। तो आप जानते हो आगे वाले डिवीजन सुश्रुत के तो मिलेंगे नहीं, बस चरक और वाग्भट के ही होंगे। तो वात पित्त के अंदर चरक के हैं वामिनी और परिप्लुता, वामिनी और परिप्लुता। तो हम याद रखते हैं कि वीपी की परी वमन कर रही है ना, वीपी की मतलब बच्ची होगी मान लो, बेटी अपनी, तो परी बोलता होगा उसको। तो वीपी की परी यानी परिप्लुता वमन कर रही है, मतलब वामिनी। और वाग्भट की बात करें यही, तो उनकी परी जो है लोहे की है, मजबूत है, उसको नहीं हो रहा वमन में।
तो वीपी की परी लोहे की, लोहित शया। है ना, हम लोग जब छोटे थे कभी ग्रुप में घूमने जाते थे बाहर, तो उसमें अक्सर हिल स्टेशन जैसे गए, अब मेरे पापा के साथ वाले पुलिस वाले थे और जैसे, तो कभी इकट्ठा जाया करते थे 2-3 लोग फैमिली। तो उसमें यही होता था कि जा रहे हैं बस में, उस जमाने में तो बस से जाया करते थे ज़्यादातर। तो जिसके बच्चे वॉमिट कर दिया करते थे, तो मतलब बड़ा खराब माना जाता था, देखो कैसे हैं वो, डांट वाट पड़ती थी। पुलिस वाले होते कैसे भी बच्चों को बहुत डांटते हैं। और मतलब हम ऐसे थे, हम मुंह को जबरदस्ती पकड़ के बस, ये वॉमिट नहीं करना है, ये वॉमिट किया मतलब इंसल्ट करा दी पापा की अपने। तो ये था। तो हम मतलब लोहे वाले थे कि हम वॉमिट नहीं करते थे, कुछ लोग कर दिया करते थे, खैर। है ना, भी बहुत लोगों को देखा हुआ आपने, इतनी वॉमिटिंग होती है बस वगैरह में, खैर। तो उस तरह याद कर सकते हो सोच के उस बात को, कि वीपी की परी जो वमन करती है, तो वीपी परिप्लुता और वामिनी। और वाग्भट की परी जो लोहे की है, परिप्लुता और लोहित शया। ऐसा याद करने के लिए। नेक्स्ट है वात कवच, कर्णिनी और उपलुता। तो विक्की के कर्ण ऊपर, विक्की के कर्ण ऊपर, विक्की यानी वात कफ, कर्ण यानी कर्णिनी, ऊपर यानी उपलुता। इसको भी किसी कहानी से जोड़ना चाहो, तो अक्सर देखोगे, जैसे वो, जैसे आपने अगर वो बग्स बनी का कार्टून को भी देखा हो, तो वो भी कुछ भी करता है, कभी फोन पे बात भी करता है, कभी वो देखना है, बग्स बनी का कार्टून आता था, द यूनी ट्यून शो आता था करके कार्टून नेटवर्क पे। तो उसमें क्या था कि वो फोन पे बात करता था कई बार। तो अब वो खरगोश है, तो खरगोश के कान हमेशा ऐसे बनाए जाते हैं स्क्रीन पे, जो बनाया करते थे, कि ऊपर की तरफ उसके कान है और नीचे उसका फेस है, ऐसा। ठीक है, ऐसा खरगोश है। अब उसका फोन आया, तो वो फोन उसको कहाँ लगाना चाहिए बात करनी है तो कायदे में तो सिर के ऊपर रखना चाहिए ना बात करने के लिए। लेकिन हम हमेशा सोचते थे कैसे बात कर रहा है वो, फोन नीचे रख के साइड से बात कर रहा है। तो हम उस तरह याद रखते थे कि भाई खरगोश के कान तो ऊपर हैं, तो बात ऐसे करनी चाहिए। तो ऐसे याद कर सकते हो कि विक्की के भी कान जो है ऊपर की तरफ है, उसको ऐसे बात करनी चाहिए। तो खैर, विक्की के कान ऊपर, कर्ण ऊपर। तो विक्की यानी वात कफ, कर्ण से कर्णिनी, ऊपर यानी उपलुता। तो विक्की के कान ऊपर, और सामने वाग्भट में वैसे लिखा है कर्णिनी और उपलुता। और लास्ट आता है कृमि जोनि व्यापक, तो इसका उल्लेख ही जब वाग्भट ने किया है, तो वहीं सिर्फ नाम मिलेगा। और वो जो है विप्लुता, विप्लुता को उन्होंने कहा कि कृमि से होने वाला योनि व्यापक है, ऐसा करेंगे। तो विप्लुता है, याद रखना, कृमि से होने वाला विप्लुता योनि व्यापक। तो बेटा आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर रटना नहीं पड़ेगा इतना, लेकिन फिलहाल तो रटना ही है। और कुछ चीजें बता रहे हैं यहाँ कि भाई चरक में अर्जस का एक योनि व्यापक था, वाग्भट में नहीं था, आपने देखा दो ही थे वहां। तो अर्जस्का की जगह वाग्भट में कह रहे हैं लोहित शया है, इसके कैरेक्टर लगभग वैसे ही हैं। तो अर्जस्का और लोहित शया, ये एक जैसे हैं। वाग्भट ने शब्द भेद से चरक का अनुसरण किया, लेकिन अचरणा के स्थान पर विप्लुता योनि व्यापक, देख ही लिया आपने, ये अचरणा नहीं रखा था वहां, लास्ट में विप्लुता रख दिया कृमिज के अंदर। पुत्रग्नि की जगह जातग्नि, और अर्जस की जगह लोहित शया, इस योनि व्यापक का उल्लेख किया। ये वाग्भट में है डिफरेंस। माधव कह रहे हैं कि सुश्रुत का ही अनुसरण करते हैं, इवन भाव प्रकाश और योग रत्नाकर भी। ठीक है, तो माधव, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर सुश्रुत के जैसे लिखते हैं। लेकिन माधव ने डिफरेंस क्या किया, कि रुधिर या लोहित शरा को लोहित शया कह दिया, और फलिनी को अंडनी कह दिया। तो फलिनी को अंडिनी कहने वालों में भाव प्रकाश और माधव है। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि भामा को फल में अंडा मिला। कहते हैं ना कि कोई कोई फल दे दो मुझे, कि भाई देंगे हाँ तुमको कुछ, कुछ नहीं दिया उसको, जीरो दे दिया। तो भामा को फल में क्या मिला, अंडा मिला। भामा यानी भाव प्रकाश और माधव। ठीक है, तो उनको फल में अंडा मिला, मतलब फलिनी की जगह अंडनी लिखा उन्होंने। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भामा को फल में अंडा मिला। एक और ट्रिक लिखी है ऊपर, कि व्योम को लोहित क्षय हुआ, ये लिखा है व्योम को लोहित क्षय। तो व्योम यानी वाग्भट, योग रत्नाकर और माधव, तो इन लोगों ने लोहित क्षय का उल्लेख किया, लोहित शरा का नहीं किया। तो दोनों बातें इससे याद हो जाएंगी आपको, दोनों लाइनें याद रख लो, बार बार वरना याद करना पड़ेगा, कि व्योम को लोहित क्षय हुआ और भामा को फल में अंडा मिला। नेक्स्ट देखिए, शारंगधर वाग्भट का ही अनुसरण करते हैं, शारंगधर वाग्भट का अनुसरण करते हैं,
लेकिन डिफरेंस क्या है तो ये देखोगे, उदावरता और शंडा के स्थान पर खंडिता और नंदा लिखा। उदावरता और शंडा की जगह खंडिता और नंदा। और वात पित्त कफ सन्निपात के अलावा रक्त से भी एक योनि व्यापक बताया। ये आपने सूत्र स्थान में भी देखा है कि रक्त से होने वाले विकारों का 10 नरात्मक विकारों का उल्लेख शारंगधर ने किया। रक्त को पहली बार दोष कंसिडर किया बाय सुश्रुत, है ना। सुश्रुत ने पहली बार रक्त को दोष माना है, चतुर्थ। और शारंगधर ने 10 रक्त नरात्मक व्याधियों का उल्लेख किया। तो यहाँ कैसे याद रखोगे, ट्रिक लिखिए कि उषा को खाना खिलाया। उषा मतलब उदावरता और शाह का मतलब शंडा। तो उदावरता और शंडा की जगह खाना मतलब खंडिता और नंदा, इनका उल्लेख किया। खंडिता और नंदा। तो शारंगधर ने उषा को खाना खिलाया, ऐसा करके याद कर सकते हो। नेक्स्ट है भाव प्रकाश। कह रहे सुश्रुत की तरह ये सब कुछ। अचरणा के स्थान पर चरणा या आनंद चरणा लिखा। याद रखेंगे कि वैसे सुश्रुत जैसे ही है, लेकिन अचरणा जो योनि व्यापक था उसकी जगह इन्होंने भी चरणा कह दिया या आनंद चरणा। तो देखो तो बिल्कुल अपोजिट शब्द इस्तेमाल कर लिए चरक से। अचरणा की जगह चरणा या आनंद चरणा। फिर वही फलिनी को अंडे नहीं कहा, तो आप याद ही कर चुके हो कि भामा को फल में अंडा मिला। तो ये मास धव और भाव प्रकाश दोनों लोग हैं भामा। तो फलिनी की जगह अंड नहीं कहा। ये पॉइंट काफी जरूरी है ऊपर वाला। अचरणा के स्थान पर चरणा या आनंद चरणा पूछा जाता है। भाव प्रकाश। योग रत्नाकर लोहित शरा को लोहित शया कहा। पढ़ चुके हम लोग कि व्योम ने लोहित शया का उल्लेख किया है, तो व्योम में यासी योग रत्नाकर ही है। ठीक है, शेष कह रहे हैं भाव प्रकाश जैसे ही है इनका। नेक्स्ट काश्यप। काश्यप ने सिर्फ संख्या बताई है, नाम अथवा लक्षण नहीं बताई योनि व्यापक के। लक्षणाध्याय में कुछ नाम भी लिखे हैं, प्लस ये बताया कि शुद्ध स्नाता को नस्य देने से योनि शोष हो जाता है। पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट देखोगे, सुश्रुत ने कहा कि बंध्या नष्ट आर्तवा। कि बंध्या कौन होती है, तो नष्ट आर्तवा। भाव प्रकाश ने कहा नहीं, बंध्या है निरार्तवा। दोनों में अगर डिफरेंस देखो परिभाषा से तो वो ये निकल के आता है कि सुश्रुत की बंध्या जो है वो नष्ट आर्तवा, मतलब सेकेंडरी इम्यूनोरिया जैसी कंडीशन है। कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक था पहले और अभी जो है इस तरह की कंडीशन डेवलप हो गई है, तो किसी डिजीज की वजह से है ना, जैसे सेकेंडरी मान लिया उसको। और भाव प्रकाश की जो कंडीशन है वहां लिखा है बंध्या निरार्तवा, तो मतलब ये कि शुरुआत से ही ये कंडीशन है निरार्तवा, है ना। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि बाद में नष्ट हुआ या कुछ इस तरह की बात। तो निरार्तवा, तो ध्यान रखना। तो सुश्रुत में मतलब किसी डिजीज की वजह से वो कहना चाह रहे हैं, तो नष्टार्थवा शब्द दिया। और भाव प्रकाश ने लिखा निरार्थवा, की शुरुआत से ही ये वाली कंडीशन है कि कभी मिनारकी हुई नहीं मतलब। डलहन। उन्होंने बंध्या और शंडी में अंतर बताया। डलहन, बंध्या और शंडी में डिफरेंस बताया कि बंध्या क्या है साजतना और शंडी है आजतना। डलहन, बंध्या और शंडी में डिफरेंस ध्यान रखेंगे किसने बताया, तो डलहन ने। बंध्या साजतना और शंडी आजतना। ये सुश्रुत के ही वन लाइनर लिखे हुए हैं कुछ, तो आप देख सकते हो उनके योनि व्यापक के कि विप्लुता में क्या होता है। विप्लुता नित्य वेदना, कि उसको नित्य वेदना होती है विप्लुता को। प्रशंसनी, स्यंदते तु शोभिता दुप्रसुष्या। बस ये पॉइंट बहुत जरूरी है, दुप्रसुष पूछा जाता है इनमें से किसको कष्ट पूर्वक प्रसव होता है, तो प्रशंसनी को। तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि प्रशंसा इसीलिए कर रहे होंगे, ये करते हैं ना फीमेल को अवेक रखने के लिए, कहीं मूर्छित ना हो जाए। तो कई बार होता है कि पुश करते करते बहुत जब डेड लेबर हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेटेड रखते हैं, तो प्रशंसा करते रहते हैं। तो प्रशंसनी दु प्रसुष्ट। एक है अत्यानंदा। अत्यानंदा न संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति। ठीक है, तो निम्फोमेनिया है एक तरह की कंडीशन ये अत्यानंदा, कि ग्राम्य धर्म में कभी भी संतोष नहीं होता है। अत्यानंदा न संतोषम ग्राम्य धर्मेण गच्छति। नेक्स्ट है फलिनी। अति काय ग्रहिताया तरुणी फलिनी भवेत। तो यह है अपने से अधिक आयु के पुरुष के साथ मैथुन करने से, तो फलिनी। अति काय ग्रहिताया, ठीक है, तो अति काय ग्रहिताया तरुणी। तो तरुणी शब्द से पहचान सकते हो अति काय।
नेक्स्ट देखेंगे, मॉडर्न में कुछ कोरिलेशन है इसके। तो वो शब्द हैं सीधा सीधा लिखे हुए, रटने ही हैं आपको। तो देख लोगे, जब तक कंडीशन नहीं पढ़ रहे तो रटना ही है मतलब। तो बंध्या क्या है कि प्राइमरी एमेनोरिया। अर्जस का सेकेंडरी एमेनोरिया कंडीशन है। अर्जस का अचरणा कॉन्स्टिट्यूशनल निम्फोमेनिया, जैसे मैंने कहा निम्फोमेनिक, जैसे आपने अभी अत्यानंदा पढ़ा, तो वैसी कंडीशन अचरणा भी है। तो इसमें भी यही है। अति नरकांक्षणी, इसमें भी ऐसा शब्द आया है। ठीक है ना, तो ये भी अत्यानंदा की जैसी कंडीशन है। तो उस तरह से अगर रिलेट करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल निम्फोमेनिया में वो भी आ जाती है। रक्त योनिया असरजा, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, डीयूबी। ठीक है, यूट्राइन एटोनी जैसे कई बार हो जाती है, हमने बात की है, तो खासकर सेकंड बेबी के बर्थ के समय तब ऐसी कंडीशन डेवलप होती है, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। उदावरता, तो डिसमेनोरिया। ठीक है, जैसे पीसीओडी में भी देखा होगा कि खूब पेन हो रहा है, तो डिसमेनोरिया, उदावरता। परिप्लुता, डिस्पैरोनिया, परिपैरोनिया ऐसा रिलेट कर सकते हो, परिपैरो ऐसा वर्ड आया हो, तो डिस्पैरोनिया, परिप्लुता। आगे एक बुक का नाम है नाड़ी विज्ञान, कह रहे हैं कड़ाद ने लिखी है नाड़ी विज्ञान। ठीक है, तो कई लोग हैं जो नाड़ी विज्ञान के ज्ञाता थे, और कुछ ने बुक्स लिखी हैं, कुछ ने टॉपिक को एलेबोरेट किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नाड़ी विज्ञान के ज्ञाता थे, तो उसमें रावण भी आ जाता है। रावण भी नाड़ी विज्ञान का अच्छा ज्ञाता था, ये माना जाता है। बाकी बुक जो है नाड़ी विज्ञान वो कड़ात की है। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि नाड़ी विज्ञान में उत्कृष्ट ग्रंथ है या फिर इस तरह की बात कुछ लिखी है, तो शारंगधर आंसर लगाना है। उन्होंने ज्यादा अच्छे से बताया है नाड़ी के बारे में। ठीक है, योनि व्यापत के उपद्रव। योनि व्यापत की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो ट्रिक लिखिए गैप, GAP। तो नाम है गुल्म, अर्श और प्रदर। तो याद रख लोगे, योनि व्यापत के उपद्रव, गैप, गुल्म, अर्श और प्रदर। फिर कुछ आगे कोरिलेशन दे दिए, देख लो इसको भी एक बार। विप्लुता, कल जब आओगे तो याद होना चाहिए सब कुछ है, मैं सुनूंगा पहले। तो विप्लुता प्री सैक्रल न्यूरेल्जिया, प्री सैक्रल न्यूरेल्जिया। अत्यानंदा निम्फोमेनिया ड्यू टू साइकोसिस और मेनोपॉज। निम्फोमेनिया कर लेना, यहाँ गलती से लिम्फोनिया हो गया लिखा हुआ, तो निम्फोमेनिया है भी। निम्फोमेनिया ड्यू टू साइकोसिस और मेनोपॉज। कर्णिनी, ये कर्णिनी लोहित क्षरण, इन दोनों को स्पेशली याद रखना। तो कर्णिनी है सर्वाइकल इरोजन विद पॉलिप, और लोहित क्षरा है अल्सर हो गया है, तो सर्वाइकल इरोजन विद अल्सर। तो रक्त आ रहा है अल्सर से, है ना। और कर्णिनी में कि मतलब एक मांस का पिंड जैसा बन गया मतलब, तो पॉलिप, सर्वाइकल इरोजन विद पॉलिप। पुत्रग्नि रिपीटेड अबॉर्शन, और जो वाग्भट का है जातग्नि, वो है रिपीटेड न्यूनेटल डेथ। समझ में आया ना क्यों? क्योंकि जातग्नि जात की अवस्था है कि जन्म के बाद 7-10 दिन तक का टाइम जो है, तो यानी बच्चा पैदा हो चुका है, वहां तक गया है, और उसके बाद डेथ हो रही है उसकी। तो वाग्भट का रिपीटेड रिपीटेड न्यूनेटल डेथ। और पुत्रग्नि जो है चरक का, उसमें अबॉर्शन से मतलब है कि शायद बच्चे का जन्म ही नहीं हो पा रहा, उसके पहले पहले जो टाइम था तभी डेथ हो जा रही है। अतिचरणा वेजिनाइटिस विद इनफर्टिलिटी ड्यू टू एक्सेसिव कोइटस, नाम ही अतिचरणा। अंतर्मुखी, ये देख सकते हो, रिट्रोवर्जन और रिट्रोफ्लेक्शन ऑफ यूट्रस। अंतर्मुखी। सूचीमुखी, पिनहोल लॉस ऑफ सर्विक्स। फलिनी, प्रोलैप्स ऑफ वजाइनल वॉल। फलिनी, प्रोलैप्स हो गया वजाइनल वॉल में, फलिनी। प्रसरंसिनी, सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रसरंसिनी सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। और महायोनि, तो थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स या प्रोसिडेंशिया जिसको बोल देते हैं, तो महायोनि, थर्ड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर ये जो लोहित क्षरा के आगे स्पेशली जो सुश्रुत लिखा हुआ है, हम्म। तो बाकी मतलब विप्लुता और त्यानंदा वगैरह, मतलब नहीं वो देखो सुश्रुत के अकॉर्डिंग और। देखो इसमें ऐसा है कि ये जो रिलेशन यहाँ दिया है, नाम से आप पढ़ोगे लोहित शरा, कि रक्त का क्षरण हो रहा है, रक्त मतलब लगातार गिर रहा है। तो ये वैसे सारे के सारे जो हम पढ़ रहे हैं ज्यादातर सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही है, ज्यादातर, है ना। कंडीशन जो है कहीं कहीं चरक के लिखी है, तो आपसे ऐसा नहीं पूछेगा चरक के अकॉर्डिंग सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आपसे पूछेगा जनरल अंडरस्टैंडिंग जो है उस चीज के साथ।
ठीक है, आपसे ऐसा नहीं पूछेगा इसको चरक के अनुसार बताओ, सुश्रुत के अनुसार ये क्या चीज है। वो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग पे है कि ज्यादातर मतलब किसके आसपास ये कंडीशन है, अगर बात करें तो। जैसे अत्यानंदा कह दिया, समझ में आ रहा है निम्फोमेनिया है ना। या कोई भी कंडीशन उठा लो आप, कोई भी नाम लोगे तो एक इम्पैक्ट आ रहा होगा माइंड के अंदर, अगर उसके बारे में आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत अभी कि इस योनि व्यापक में क्या होता है। तो माइंड में जो बात आपको लगती है किससे रिलेट कर पा रहे हो, इतना समझना। ये छोड़ो, आप सुश्रुत चरक मत चक्कर में पड़ो। वो लिखा जरूर है ना, मतलब वही है लोहित शरा कि रक्त का क्षरण हो रहा है कुल मिला के। तो रक्त का क्षरण कहाँ से हो रहा है, अल्सर से हो रहा है। ठीक है ना। तो किसी नाम पे उस तरह जी मत जाओ। हाँ बेटा, एक जनरल सेंस जो आपके माइंड में आता है वही सवाल पूछेगा, किससे रिलेट कर सकते हो आप, तो बस ऐसा याद रखना। आगे देखेंगे। काश्यप। तो उन्होंने योनि की शेप के आधार पे ये बताया कि उसका क्या परिणाम होता है, होने वाली संतान मतलब क्या होगी, मेल फीमेल, या फिर मृत्यु हो जाएगी उसकी। तो कुछ शब्द हैं, आपको सीधा रटना है उनको। कि शक्टाकृति योनि, अपत्य लाभ है। पूछेगा इसका क्या इम्पैक्ट है, शक्टाकृति योनि। तो आंसर है अपत्य लाभ है। पीन योनि, सौभाग्य है, सौभाग्य देने वाली। जो जरूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो शक्टाकृति अपत्य लाभ है, लिखा भी है ऊपर। और लंब योनि सबसे जरूरी है, अपत्य वध है, संतान का नाश करने वाली। लंब योनि अपत्य वध है। मंडला व्यभिचरणाय, उत्क्षिप्ता अन अपत्य है। उत्क्षिप्त है मतलब जगह से हटी हुई, ऐसा मान लो। सूचीमुखी दुर्भाग्य है। मध्य निबड़ा, कन्या प्रजननाय। मध्य से दबी हुई तो कन्या का जन्म हुआ। उन्नत मासल, रमणीय पुत्र जन्मनी। है ना, इस तरह से कि उन्नत और मासल है तो रमणीय और पुत्र जन्मनी। व्यंजनवती धन्य, अतिलोम युक्त, वैद्य व्यय कर। व्यंजनहीन, तो आयास श्रम उत्पन्न करने वाली। तो क्या रटनी है वो समझ लो। एक तो शक्टाकृति योनि अपत्य लाभ है। लंब योनि अपत्य वधाए। लंब योनि अपत्य वधाए। सूचीमुखी दुर्भाग्य है। सूचीमुखी दुर्भाग्य है। मध्य निबिड़ा, मध्य से दबी हुई तो कन्या प्रजनन है। इतना याद रखोगे, बाकी एक रेटिंग लगा लेना। नेक्स्ट बेटा कंडीशन आती है प्रदर या असरक दर। तो प्रदर का या असरक दर का प्रथम उल्लेख चरक ने किया है। यही पूछ रहे हैं कि प्रदर में जो सिक्रीशंस होते हैं उनका सोर्स क्या है, कहाँ से होते हैं सिक्रीशन। तो सर्विक्स से होता है। ठीक है। चरक और शारंगधर प्रदर चार प्रकार के बताए गए, वीपीकेएस, वातिक वैतिक कफच सन्निपातिक। माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर, वहां भी चार ही बताए गए हैं, ध्यान से देखना एक क्रम लिखा हुआ है। कफ, पित्त, वात और सन्निपात। नॉर्मली क्रम के ऊपर कहीं ऐसा फोकस नहीं है, लेकिन ये एक दो कंडीशन मिलती हैं ऐसे, जैसे यहाँ देख पा रहे हो आप, अश्मरी में आगे चल के देखेंगे हम, वहां है थोड़ा सा। तो एक क्रम स्पेशली याद रखना, कफ पित्त वात और सन्निपात। इसका कारण बता रहे हैं हम कि देखो पहले कह रहे हैं कि भाव प्रकाश ने श्लेष्मज भेद का उल्लेख पहले किया। वो क्या बताने के लिए, कि इसमें रक्त की अति प्रवृत्ति होती है, बताने के लिए। मतलब क्या है कि भाई जब आप कह रहे हो ना असरक दर या प्रदर, तो मतलब हुआ कि सिक्रेशन हो रहे हैं बहुत ज्यादा और रक्त जा रहा है मतलब। तो जनरली हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि भाई कफज कंडीशन के अंदर ऐसा मिलता है हमें कि रक्त का स्राव नहीं होता है, बहुत कम होता है या मुश्किल से होता है। ऐसा मिलेगा आपको पढ़ने को आगे आप, खासकर सुश्रुत जब पढ़ोगे ना, तो वहां देखोगे कि रक्त से दूषित व्रण है, तो वहां पे क्या होगा कि मुश्किल से स्राव होता है, इस तरह की बातें पढ़ते हैं हम लोग। कफ से, सॉरी, कफ से दूषित जो व्रण है वहां पे। तो यहाँ ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आप ऐसा नहीं समझोगे। अगर कफज प्रदर भी है ना, तो उसमें भी रक्त की मतलब अच्छी मात्रा, अच्छा अमाउंट जो है वो जाएगा, ये बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए पहले उसको लिखा है। तो भाव प्रकाश ने श्लेष्मज भेद का प्रथम उल्लेख क्यों किया, रक्त की अति प्रवृत्ति बताने के लिए इसके अंदर भी। फिर इसी तरह माधव का जवाब है कि भाई उन्होंने क्यों पहले कफ का उल्लेख किया। तो कह रहे हैं उन्होंने वेदना बताने के लिए। कि जनरली हम ये मानते हैं कि कफज कंडीशन है तो वेदना या तो होगी नहीं, अगर होगी भी तो बहुत कम हो रही होगी। कह रहे हैं यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ कफज कंडीशन में भी उतनी ही वेदना होती है। तो इस पे फोकस करने के लिए उन्होंने पहले कफज भेद लिखा है। तो दोनों का जवाब आपको पता होना चाहिए कि भाव प्रकाश ने क्यों पहले कफ लिखा और माधव ने क्यों पहले कफ लिखा। भूल जाओ तो मेरा तरीका यह है कि भाव प्रकाश, उनके नाम में रा लगता है ना एक्स्ट्रा, भाव प्रकाश एक्स्ट्रा रा जो लगता है, तो उस रा से याद कर लोगे रक्त की अति प्रवृत्ति बताने के लिए। ये चीज आगे चल के आप देखोगे,
खासकर शालाक्य जिन्होंने पढ़ लिया होगा, तो अब समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मैं पूछूं मुस्कान, अर्जुन में दोष क्या है? सर रक्त। रक्त दोष है ना? आगे चल के पढ़ोगे आप शालाक्य में, तो वहां पे हमारी ट्रिक ही यही याद करने की कि जहां भी एक्स्ट्रा रा लगता है, कि जैसे अर्जुन में एक्स्ट्रा रा लगता है लिखते हुए, तो वहां पे दोष हो जाता है रक्त। ठीक है, तो ये ट्रिक कई जगह काम करेगी, तो यहाँ भी समझ सकते हो। तो भाव प्रकाश में एक्स्ट्रा रा लगा, तो रक्त की अति प्रवृत्ति बताने के लिए। और माधव का याद कर लेंगे, उन्होंने वेदना बताने के लिए। सुश्रुत ने सामान्य लक्षणों के अंतर्गत सभी असरक दर का उल्लेख किया, परंतु भेदों का नाम उल्लेख नहीं किया। रटने की बात नहीं है, बस देख लो। अष्टांग संग्रह, रक्त योनि के सामान्य चिकित्सा सिद्धांत वर्णन के बाद वात पित्त कफज असरक दर की विशिष्ट चिकित्साओं का भी उल्लेख किया। अगेन कुछ खास नहीं। यहाँ कह रहे हैं कि सुश्रुत शायद 2 में एक श्लोक है, वो आपको याद करना है, जब पढ़ोगे तो वहां देखना। वैसे लिख दिया है यहाँ पे, यही श्लोक है, असरक दर के लक्षण वाला श्लोक है, तो देख लो। असरक दरो भवेत सर्वा सा अंग मर्दा सा वेदना, तस्य अतिवृत्तो दुर्बल्यम भ्रम मूर्छा तमस्त्रशा। असरक दर कह रहे हैं कि इसमें क्या होता है, अंगमर्द और वेदना, यानी शरीर में पूरे दर्द हो रहा है, कहने का मतलब है। और जब ये ज्यादा बढ़ जाता है, यानी अधिक रक्त का चरण हो जाए, तो क्या होगा, दुर्बलता, भ्रम, मूर्छा, नेत्रों के सामने अंधकार और तृष्णा, ये सारी चीजें। तो फीमेल कैंडिडेट जितने भी हैं, आप सब लोग बिल्कुल रट लोगे इस श्लोक को, आपको याद होना चाहिए, है ना, हमेशा आपसे पूछा जाएगा। तो असरग्रो भवे सर्वा सांग मर्दा सा वेदना कस्यातिवृत्तो दौर्बल्यम भ्रम मूर्छा तमस्त्रशा। अष्टांग संग्रह कह रहे हैं, आर्तव ऋतुकाल अथवा अऋतुकाल के अतिरिक्त काल में अत्यधिक मात्रा में प्रवृत्त होने पर असरगदर प्रदर अथवा रक्तहीन नामों का हो जाता है। कुछ नहीं, सिंपल सी बात है कि जब अधिक मात्रा में प्रवृत्ति हो, चाहे वो आर्तव काल हो चाहे ना हो, तो उसको असरगदर कहना चाहिए। ये बात है, घुमा के थोड़ा सा लिखी हुई है। टीकाकार इंदु ने असरक दर के 7 भेद बताए, वही दोषों के आधार पर। टीकाकार इंदु असरक दर के 7 भेद बताए। अब आप देख रहे हो वन बाय वन किस असरक दर के क्या लक्षण मिलते हैं। तो फर्स्ट है वातिक असरक दर। तो श्राव कैसा होता है चरक के अनुसार, किंशुकोदक संकाशम, यानी पलाश के समान, है ना, पलाशार होता है उस समान वर्ण का श्राव होता है। मेनली याद रखना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं सारुजम व अथ निरुजम, रुजा के साथ या बिना रुजा के। सामने माता भाव प्रकाश योग रत्नाकर, सेम ही बात लिखी है। रूक्ष अरुण फेनिल अल्प अल्पम वातार्ति पिशित उदकाभम, कि मांस के जल के समान रक्त का स्राव होता है। तो वो नहीं पूछा जाता, ये किंशुकोदक संकाश पूछा जाता है, इसको याद रखें। वातिक रक्त। यहीं पे एक पॉइंट लिखा है कि काश्यप ऐसा कहते हैं कि गर्भिणी की योनि से जो श्राव होता है, उसको देखकर आप बता सकते हो कि होने वाली संतान मेल होगी या फीमेल। कि अगर श्राव किंशुकोदक के जैसा हो, तो मतलब फीमेल संतान होगी, पुत्री। और अगर तंत्री वर्ण, तंत्री कहते हैं गिलोय को, कि उसके समान श्राव हो, तो मतलब पुत्र की उत्पत्ति होगी। बहुत जरूरी पॉइंट है, दोनों याद रखोगे। तो नॉर्मली हमने देखा कि वातिक असरक दर के अंदर किंशुकोदक संकाश श्राव है, लेकिन काश्यप ने गर्भिणी की योनि से होने वाले श्राव के आधार पे पुत्र या पुत्री ये बताया। तो किंशुकोदक संकाश श्राव है तो पुत्री, और तंत्री वर्ण श्राव है तो पुत्र। तंत्री यानी गिलोय। नेक्स्ट है पैत्तिक असरक दर। चरक नितांत रक्तम श्रवती मुहुर मुहुर अथ अर्थितम, यानी अर्थी के साथ, वेदना के साथ बार बार रक्त का श्राव हो रहा है। इसमें ये वाला पॉइंट जरूरी है, माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर का। भ्रश वेगी, यानी बहुत अधिक वेग से रक्त का स्राव होता है। समझ गया ना, एक जैसा कैरेक्टर है। भाई पित्त है, वहां रक्त आ रहा है, तो पित्त जब रक्त के साथ मिलेगा, तो बहुत मतलब फुल ब्लोन पे होगी वो चीज। तो इसीलिए जो वेग आ रहा है बहुत ज्यादा आ रहा है, भ्रश वेगी, याद रखेंगे। ये पैत्तिक असरक दर में है, भ्रश वेगी। नेक्स्ट है कफज असरक दर। तो चरक पिच्छिल पांडुवर्णा च गुरु स्निग्धम च शीतलम, कोई खास नहीं। माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर देखो, आमा सा पिच्छा प्रतिमा प्रतिमम, तो यानी पिच्छा जैसा है, चिपचिपा। पांडु कुलाक तोय प्रतिमम, तो कुलाक तोय प्रतिमम ये वर्ड आया, देख सकते हो, अगेन कुछ खास नहीं है। चरक सृजेत, अच्छा सन्निपातिक का स्ट्रक्चर आ गया इसके बाद। तो चरक लिखना है सृजेत अपत्य मार्गेन सर्पी मज्जा वसोपम, इसको याद रख सकते हो, ये पूछा जाता है। सर्पी वसा मज्जा के जैसा श्राव।
कहाँ से होता है? तो सन्निपाती कसरत कर से। माधव भाव प्रकाश योग रत्नाकर, उन्होंने भी ऐसे लिखा है। सशोद्र सर्पी हरताल वर्णम मज्जा प्रकाशम कुड़प त्रिदोषात असाध्यम। तो कुड़प चाहो तो ये और याद कर लो, क्योंकि जनरली ये कुड़प गंधिता जो है ना, ये रक्त के साथ मिलती है, लेकिन यहाँ रक्त में नहीं है, सन्निपात में है। रक्त से तो भेज ही नहीं है। कुड़प कहते हैं मुर्गे मुर्दे की गंध जो होती है। ठीक है। तो सब में एक शब्द की अगर मैं बात करूं, तो वात में याद रखना है किंशुकोदक, पित्त में याद रखना है भ्रशवेगी, कफ में याद रखना है कुलाक्तोय, तो ये वाइट थोड़ा बॉर्डर हो गया उस तरह से कुलाक्तोय, और सन्निपात में बात करें तो सर्पी मज्जा वसोपम, इस तरह का श्राव। इतना ही रखते हैं चलो अभी आगे, क्योंकि फिर और कंडीशन है, चिकित्सा है, अलग अलग चीजें हैं। तो इतना ही रखेंगे आज के लिए, टाइम भी पूरा हुआ सेशन का। कल की टाइमिंग्स बेटा मैं आपको बता दूंगा, शाम के समय ही होगी क्लास, जब भी होगी, है ना। मेरी थोड़ा कल ड्यूटी है, तो मैं कर नहीं सकता क्लास दिन में। अगर हो पाएगी मैं देखूंगा, अगर थोड़ा भी कनेक्टिविटी मिलती है तो वहीं से ले लूंगा, तो फिर दोपहर में क्लास ले सकता हूँ। तो एक बार मैसेज देख लेना, हो सकता है कि 1 बजे से 2:30 बजे तक आपकी क्लास कर लूँ दोपहर में। अगर 1 से 2:30 की टाइमिंग नहीं हुई तो फिर शाम को करेंगे सीधा। ठीक है, संडे में कॉमन क्लास ही होगी, तो एक ही क्लास होगी, तो वो टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बोलो।